देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे मेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, और आज हम यानी कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण, और आज हम चर्चा करेंगे डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अगर गुण हैं, जो द्विदलीय व्यवस्था के दोष हैं वो बहुदलीय व्यवस्था के गुणों के अंतर्गत, और आज हम इसकी चर्चा करेंगे बहुदलीय पद्धति के दोष। इसके अंतर्गत सबसे पहले अस्थिरता। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था में जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो समस्या ये आती है कि जो विरोधी राजनीतिक दल है, जैसे भारतीय लोकतंत्र अथवा हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था में जैसे 1977 तक, यानी 1952 से लेके और 1964 तक कांग्रेस की एक तरफा सरकार थी। इसके बाद में 1952 से लेकर 1977 में जब किसी एक राजनीतिक दल को इमरजेंसी के बाद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस हार गई, और उधर जनता पार्टी और जनता दल, ये जो अनेक राजनीतिक दल थे, उसे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, परंतु वो सरकार 2.5 साल का कार्यकाल ही पूरा, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद में हमारे देश की लोकतंत्रात्मक केवल 1977 नहीं, 1991, 1996, 1900 आगे भी कई बार, यानी 9 बार भारत में कार्यपालिका अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। इसके पीछे कारण कि अनेक राजनीतिक मिले जुले राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, और वो सरकारें अपना कार्यकाल, हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी ने नहीं किए। इसके बाद में 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो 24-25 यानी 29-30 राजनीतिक दलों की थी, और वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। मनमोहन सिंह की सरकार में भी 15 से 20 तक राजनीतिक दल सम्मिलित थी, वो भी अपना कार्यकाल पूरा। तो समस्या तब आती है अस्थिर, यानी सरकारें तब अस्थिर होती हैं जब स्पष्ट बहुमत, द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत एक राजनीतिक दल सत्ता में होगा क्योंकि उसके पास स्पष्ट बहुमत है, दूसरा विरोध में हो। पर बहुदलीय व्यवस्था में, और जिसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है हमारा देश है, जिसकी हमारे देश की संसदात्मक शासन व्यवस्था में, भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में 9 बार मिले जुले राजनीतिक दलों की सरकारें बनी, परंतु वो सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और वो 5 साल से पहले ही चली गई। तो अस्थिरता सबसे बड़ा मुद्दा है। इंग्लैंड और फ्रांस में कई बार ये समस्या, भारत और फ्रांस में कई बार ये, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था कहाँ है, भारत में है, फ्रांस में है, और भी अनेक देश हैं, परंतु ज़्यादातर इन देशों में ये समस्या ज़्यादा है। इसके बाद में है अनिश्चितता। देखिए, जहाँ द्विदलीय व्यवस्था होती है वहाँ किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के पास बहुमत होता है, और यहाँ एक अनिश्चितता का दौर हमेशा बना रहता है कि कभी भी सरकार जा सकती है। मैंने आपको कहा ना, 1977 में चलेगी, 1989 में देवगौड़ा जी की सरकार चलेगी, वीपी सिंह की सरकार, इसके बाद में देवगौड़ा 97। तो ये सरकारें ऐसी थी जिनमें अनिश्चितता के दौर से रही, और वो अपना कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं कर पाई। तो अनिश्चितता भी, और कोई भी दीर्घकालीन योजना को मूर्त रूप दे भी नहीं पाती। जहाँ स्पष्ट बहुमत और द्विदलीय व्यवस्था होती है वहाँ सरकार को निश्चित मालूम है कि भाई मेरा कार्यकाल 4 साल या 5 साल का है, और वो हमेशा जनहित में दीर्घकालीन योजनाएं बना के कार्य करती है। परंतु यहाँ बहुदलीय व्यवस्था में सरकार की एक मजबूरी होती है, उसको खुद को नहीं मालूम, और इसमें कई बार सरकार चाहकर भी निर्णय नहीं ले पाती। जैसे हमारे यहाँ मिले जुले राज्य, तो ममता बनर्जी रेल मंत्री, हमेशा दबाव रहा कि पश्चिम बंगाल के लिए रेल का विस्तार जाए। जब बिहार से रेल मंत्री रहा तो बिहार के बारे में, यानी कि यहाँ हमारे जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो सरकार पर हमेशा दबाव बना के रखते हैं। तो ये जो अनिश्चितता का जो दौर है, और इसमें निश्चित हमेशा बना रहता है, उसमें केवल स्वार्थ से प्रेरित कानून का निर्माण होता है। हर क्षेत्रीय दल के अपने कुछ राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, और उनको हित में ध्यान रख के ही इसके बाद में है शक्तिशाली विरोधी दल। द्विदलीय व्यवस्था में जो विरोधी दल होता है वो शक्तिशाली, क्योंकि 2 ही राजनीतिक दल होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल हैं। जैसे आज हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हम कांग्रेस को एक शक्तिशाली विरोधी दल, क्योंकि उसके लगभग ही अन्य राजनीतिक दल है जिनके सदस्य संख्या है। तो यानी अनेक राजनीतिक दल विपक्ष में होने से किसी एक राजनीतिक दल को हम सशक्त राजनीतिक विपक्ष नहीं कह सकते या शक्तिशाली विरोधी दल नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी विचारधारा भी समान नहीं होती, वो भी हर मुद्दे पर बांटे हुए होते हैं।
तो यानी शक्तिशाली विरोधी दल का बहुदलीय व्यवस्था में हमेशा अभाव रहता है और सरकार पर इतना दबाव नहीं बना पाते हैं जितना कि द्विदलीय शासन व्यवस्था में होते हैं। इसके बाद में है कार्यपालिका की निर्बल स्थिति। देखिए बिल्कुल, अगर कार्यपालिका में अनेक राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्ति होंगे और वह राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने समर्थन दे रखा है, अगर वो अपने अपने स्वार्थ के लिए अगर उसका प्रयोग करते हैं तो कार्यपालिका की हमेशा एक जो स्थिति होती है बहुत ही कमज़ोर स्थिति होती है और वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर, क्योंकि कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव व्यवस्थापिका कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसको भंग, और भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ऐसा 9 बार हुआ है। इसके बाद में स्वार्थी नीतियों का प्रबल, जो भी मिले जुले राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी कुछ स्वार्थ की नीतियाँ होती हैं, वो सरकार को समर्थन ही अपने स्वार्थ के आधार पर देते हैं और जब उनके स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं तो वो सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिर जाती है और कार्यपालिका अपना कार्य 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती। ये जो सारी चीज़ें हैं बहुदलीय व्यवस्था की हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, हाँ ये ठीक है, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, परंतु इससे पहले की जो 20-25 साल जो सरकारें रहीं वो स्पष्ट बहुमत की सरकारें रहीं, मिले जुले राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं और वो हमेशा उस राजनीतिक दलों जितने भी जो राजनीतिक दल है उस जितने भी जो सम्मिलित राजनीतिक दल हैं उनके अपने कुछ स्वार्थ थे जिनके कारण सरकार को समर्थन देते थे और जब स्वार्थ पूरे नहीं होते थे तो अपना समर्थन वापस लेते थे। इसके बाद में है कार्यकुशलता का अभाव। देखिए इसमें एक मजबूरी होती है कि योग्य और कुशल लोगों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जाता है कि हर राजनीतिक दल अपने यहाँ से जिन लोगों का नाम देते हैं उनको मजबूरी हो, तो योग्यता का जो मापदंड होता है वो बहुदलीय व्यवस्था में। अब द्विदलीय व्यवस्था में जब सरकार के पास में स्पष्ट बहुमत आ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वह योग्य व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में सम्मिलित करती है। अब यहाँ जो कार्यकुशलता जो योग्य व्यक्ति का अभाव होता है क्योंकि हर राजनीतिक दल जो सरकार में सम्मिलित होता है वो जिसका नाम देगा उसी को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कार्यकुशलता का, और इतनी कार्यकुशलता के आधार पर कार्य नहीं हो पाता है जितना कि द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। और लास्ट में है दीर्घकालीन नियोजन, कि दीर्घकालीन योजनाएं, दीर्घकालीन जो प्लान इस बहुदलीय व्यवस्था में संभव नहीं है क्योंकि सरकार अस्थिर होती है, सरकार की अनिश्चितता होती है, राजनीतिक दल जो सत्ता में शामिल होते हैं उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। इसलिए दीर्घकालीन नियोजन बहुदलीय व्यवस्था में बहुत, और देखिए आप उदाहरण देख लीजिए भारत जैसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जहाँ बहुदलीय आज भी विकासशील था, पहले भी विकासशील था, विकसित हो ही नहीं पाया, तो ये इसकी सबसे बड़ी